आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना विंध्य प्रेजेंट्स विंध्य की कचहरी। विंध्य की कचहरी स्पॉन्सर बाय साक्षी शिक्षण संस्थान बढ़ौरा, पावर्ड बाय प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी सीधी, को पावर्ड बाय हम लोग फैमिली शॉप, गांधी चौक सीधी, श्री हाईवे ट्रीट होटल व रेस्टोरेंट, रीवा सीधी मार्ग कठौतहा, राधिका आर्ट प्रिंटिंग प्रेस एवं फ्लैक्स मध्यांचल बैंक के सामने सीधी। नमस्कार, अभिनंदन, प्रणाम। आप सभी का विंध्य की कचहरी में बहुत बहुत अभिनंदन है। और आज जैसा कि हमारी परंपरा है, एक नए व्यक्तित्व के साथ, नए चेहरे के साथ और नए आरोपों के साथ आज एक ऐसे व्यक्तित्व से हम मुखातिब होंगे जिनका राजनीतिक कैरियर जरूर पूर्वजों से जुड़ा हुआ है, लेकिन बीच में एक लंबा अंतराल हुआ और उसके बाद फिर सक्रियता आई राजनीति में। और आज आलम यह है कि चुरहट की राजनीति में जहां भाजपा और कांग्रेस के बीच हमेशा मुकाबला देखा जाता था, अब आलम यह है कि त्रिकोणीय श्रृंखला चल रही है। 3 बड़ी राजनीतिक पार्टियों पर वो मुकाबला पहुंच चुका है, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार के रूप में देखे जा रहे हैं वरिष्ठ समाजसेवी जो हर व्यक्ति, हर जन तक पहुंच रहे हैं, अनिंद मिश्रा राजन जी हमारे बीच में। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं अनिंद मिश्रा राजन जी। विंध्य की कचहरी पर आज निर्णायक की भूमिका पर, आज जज की भूमिका पर एक वरिष्ठ उद्यमी और शिक्षा जैसे महानतम कार्य पर परिपूर्ण हमारे बीच में हैं संजय मिश्रा जी। बार जोरदार तालियां हो जाएं संजय मिश्रा जी। आज के आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला जारी हो उससे पहले आज के जज संजय मिश्रा जी से हम आज के कार्यवाही के शुरुआत की इजाजत चाहते हैं। आज की कार्यवाही शुरू की जाए। कार्यवाही शुरू हो उससे पहले आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयुक्त सचिव आज हमारे बीच में हैं अनिंद मिश्र राजन भैया। उनके राजनीतिक सफर पर एक नजर डालते हैं। चुरहट कोष्ठा के जन्मे पूर्व सांसद गोविंद मिश्र के पुत्र अनिंद मिश्र राजन चुरहट की राजनीति में अलग उमंग के साथ सक्रिय होते नजर आए। हालांकि पिताजी के कार्यकाल में राजनीति का स्वाद जरूर चखा है, लेकिन सत्ता के साथ पहली बार सत्ता और वर्तमान राजनीति के विरुद्ध आम आदमी पार्टी के बैनर तले युवाओं को एकता और अखंडता का पाठ पढ़ाते हुए लगातार हर गांव, हर घर तक जाकर उस श्रृंखला को बदल दिया जहां केवल भाजपा और कांग्रेस को प्रतिद्वंदी माना जाता था। अब वहां त्रिकोणीय मुकाबले में राजन भैया का नाम सक्रियता से लिया जाने लगा। आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयुक्त सचिव अनिंद मिश्र राजन विंध्य की कचहरी में अपनी पैरवी खुद करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत, एक बार जोरदार तालियां हो जाए अनिंद मिश्र राजन भैया के लिए। और राजन भैया, आप पर सबसे पहले ये आरोप लगाया जाता है कि आपके द्वारा भ्रामक खबरें सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही हैं। अभी हाल ही में एक वीडियो डाला गया है जिसमें ये बताया गया है कि सिगरौली और ललितपुर जो रेलवे लाइन है, ये जिसकी स्थापना आपके पिताजी द्वारा की गई थी, इसमें कितनी सच्चाई है? ये आरोप है या भ्रामक खबरें हैं? नहीं, आप 2 प्रश्न पूछ रहे हैं। पहला प्रश्न ये कि हमारी पार्टी भ्रामक खबरें फैलाती है, और दूसरा प्रश्न ये है कि क्या बाबूजी के द्वारा इस रेलवे लाइन के लिए कुछ किया गया या उसके शिलान्यास किया गया। बिल्कुल, शुरुआत आपके 2 प्रश्न यही हैं। मैं सबसे पहले आपसे बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारे द्वारा कोई भ्रामक खबरें फैलाई जाए। हमारी पार्टी जो सत्य है, ज़मीन पर आधारित है, उसी चीज़ों पर हम बात करते हैं। दूसरी बात, जो आपने ये कहा कि अभी जो रेलवे लाइन के लिए जो खबरें चल रही हैं या जो सोशल मीडिया में आ रही, तो क्या ये सत्य नहीं है कि 1980 में उसका शिलान्यास ज़रूर हुआ था, लेकिन पहली दफ़े गांवों का सर्वेक्षण और मुआवजा बंटने का काम बाबूजी के ही संसदीय कार्य में चालू हुआ। तो इसमें भ्रामक खबर कौन सी है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इसमें भ्रामक खबर कौन सी है? नहीं, तो ये आरोप आप पर लगाया गया, लेकिन यहीं से एक बात निकलकर सामने आती है कि वर्तमान सांसद महोदया रीति पाठक जी कहती हैं कि रेलवे के जो शिलान्यास और जो शुरुआत की गई है,
सीधी जिले पर, ये उनके द्वारा की गई है। कहने के लिए कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन मैं फैक्ट पे बात करता हूँ। आप लोकसभा की कार्यवाही निकलवा सकते हैं, उसके अनुसार 1980 में इसका शिलान्यास हुआ था। उसके बाद इसमें एक भी रुपए नहीं दिया गया कभी। बाबूजी ने जब संसदीय काल में रेल मंत्री से लोकसभा के माध्यम से जब बातें उठाई, तब पहली दफ़े 22 गांवों का सर्वे हुआ है और पहली दफ़े मुआवजा बगवार से लेके और चुरहट तक के गांवों का मुआवजा बना है और लोगों को मिला है। तो तब से कार्य प्रारंभ है, जी। श्रेय लेने का सिलसिला अभी भी जारी है। तो अभी तक अछूता है सीधी रेलवे से, रेलवे ट्रैक से, रेलवे लाइन से और ऐसी तमाम परंपराओं से। इस पर क्या टिप्पणी होगी फिर? नहीं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकारों ने, जो भी पहले की सरकारें थी, उन्होंने इसे ध्यान नहीं दिया। कारण दो हैं। नंबर एक, रेलवे वहीं पर कार्य करती जहां से उसको धन मिलता है। चूँकि सिंगरौली पहले से कटनी वाया कटनी जुड़ा हुआ है और कोयला ढुलाई उनका आसानी से हो रहा है, तो इसलिए उन्होंने कभी भी इसको एक वो नहीं माना कि जनता के लिए हितकर होगा तो हम रीवा से सिंगरौली इसको एक दूसरा रूट भी जोड़ लें। अगर कटनी वाला वाया कटनी सिंगरौली वाला मार्ग नहीं होता और सरकार को कोयला ढुलाई करवाना होता तो ये रेल मार्ग कब का बन गया होता। अब यहीं से एक सवाल आता है कि आप बगावत की राजनीति कर रहे हैं। आपके पिताजी सभी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी से थे, आपने आम आदमी पार्टी का रास्ता क्यों चुना? देखिए, आपका शब्द एक बगावत, आदमी बगावत क्यों करता है भाई? हम तो जनता से जुड़े मुद्दे उठाने वाले, जनता के बीच काम करने वाले लोग हैं। जब हमें वो मौका नहीं दिया जाएगा, जनता परेशान होगी, तो हम कोई ना कोई माध्यम तो चुनेंगे ना जनता की सेवा करने के लिए। क्योंकि भारत की राजनीति ऐसी है कि आप किसी दल से जुड़ के ही जनता के मुद्दों को या हितों को उठा सकते हैं। बाबूजी 2014 तक सांसद थे, 2014 में बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, हमने अपनी शांति बरती। 2014 से 2018 तक 19 तक हमने बिल्कुल जनता के बीच बने रहे, क्योंकि उस समय तक पिताजी बीजेपी में थे। जो भी समसामयिक मुद्दे, लोगों की परेशानियां थी, वो हम पार्टी के माध्यम से उठाते थे। लेकिन जब 2019 में देखा गया कि बीजेपी को अब हमारी ज़रूरत नहीं है, नए नए लोग आ गए हैं, और वहाँ पर जिस तरह से बाबूजी ने बीजेपी को चुरहट विधानसभा में सीधी जिले में खड़ा किया, और वहाँ पर जो नए नए लोग आ रहे हैं उनकी कार्य प्रणाली हमें पसंद नहीं आई, हमारे पिताजी को पसंद नहीं, तो उन्होंने अपने आप को किनारे कर लिया कि भाई मैं बीजेपी से आज इस्तीफा देता हूँ और सक्रिय राजनीति में मैं अभी नहीं हूँ। उसके बाद जब 2022 आया और जनता पिछले 4 सालों में बाबूजी ने देखा कि ये तो मतलब यहाँ कुछ भी चल रहा है, किसी को कभी भी परेशान किया जा रहा है, तो अब उसके लिए एक दल तो जरूरी है जिसके माध्यम से हम जनता की आवाज़ तो उठा सके। तो इसलिए हमने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया और जनता के मुद्दे सरकार के समक्ष, प्रशासन के समक्ष उठाना चालू कर दे। इसको लोग बगावत माने या जो माने, हम तो जनता के लिए हैं और जनता के लिए रहेंगे। यहीं से एक सवाल ये आता है कि इसी मंच पर, इसी कटघरे पर अजय सिंह राहुल भैया ने बताया कि आपके पिताजी के साथ उनके गहरे संबंध हैं, गहरे नाते हैं, तो ऐसे में सियासी मुकाबले पर वो आपके साथ रहेंगे या राहुल भैया के साथ रहेंगे? नहीं, अब अजय सिंह राहुल जी ने किस परिप्रेक्ष्य में, आप किस कटघरे में यह बात कही कि मिश्रा जी से मेरे गहरे संबंध हैं? मेरी तो इतनी उम्र हो गई, 40-45 साल का, 45 साल से ऊपर का हूँ, तो मैंने तो कभी ऐसी कोई गहराई वाले संबंध नहीं देखे। और संबंध दो तरह के होते हैं, सामाजिक संबंध या राजनीतिक संबंध। तो सामाजिक संबंध चूँकि वो चुरहट विधानसभा और सीधी जिले के हैं, तो सामाजिकता तो सबके साथ है। अब राजनीति में तो मैंने कभी नहीं देखा कि उनसे कोई गहराई के साथ कभी चर्चा हो। हमेशा से हमारे विरोधी रहे हैं और हम उनके विरोधी रहे हैं। यहाँ तो बहुत सारे लोगों का जन्म नहीं हुआ होगा तब से पिताजी उनके विरुद्ध चुनाव लड़ रहे हैं, और हर चुनाव में हमने उनके साथ डटकर मुकाबला किया। चूँकि वो धन बल से बहुत मजबूत थे, जब तक पिताजी चुरहट विधानसभा का चुनाव लड़े तब तक कांग्रेस की सरकारें ही रहीं, तो इसलिए वो जीत जाते थे। बाकी मैंने तो कभी उनके साथ कोई ऐसा राजनीतिक संबंध मैंने नहीं महसूस किया। अब कहा ये भी जाता है लोगों द्वारा, यह आरोप भी लगता है कि गोविंद मिश्रा जी जिले की सियासत पर राहुल भैया के समर्थक भी रहे हैं। कई बार ऐसा पाया गया कि जब विधानसभा के चुनाव आते हैं तो आदरणीय गोविंद मिश्रा जी राहुल भैया के समर्थन पर प्रचार करते पाए गए हैं। इस पर फिर क्या टिप्पणी होगी? कोई एकाध ऐसे प्रूफ अगर हमें दे दे तो हम आज ही राजनीति छोड़ देंगे।
अगर कोई कभी ऐसा अजय सिंह राहुल के समर्थन का कोई आप ऐसा प्रूफ दे दे तो मैं आज राजनीति छोड़ दूँ। कहने वाले कुछ भी कहते रहते अपने हिसाब से, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के हिसाब से। वो हमारे राजनीतिक दुश्मन हैं और रहेंगे। तो क्यों मैं ये भी आपको बता दूं, क्योंकि उनकी जो प्रकृति है वो सामंतवादी है और मेरे पिताजी हमेशा सामंतवाद का विरोध किए हैं। इसका आप पूरी तरह से खंडन करते हैं? 100% खंडन। तो लोग ये भी तो कहते हैं कि जो संसद का टिकट उनका कटा था, तो संसदीय क्षेत्र का, और इसके बाद रीति पाठक जी को आमंत्रित किया गया था, तो इसी वजह से, इसी झुकाव की वजह से? उसके कई कारण हैं। पिताजी का टिकट कटने का सबसे बड़ा कारण ये था कि वो सत्य की ही बात करते थे, कभी वो झुके नहीं। मैं उसके लिए आपको कई उदाहरण देता हूँ। उस समय जब बाबूजी सांसद थे, सीधी में कलेक्टर और एसपी, नाम में नहीं याद है उस समय कौन थे, बाबूजी ने उनसे कुछ काम कहा और उन्होंने उस बात को इग्नोर कर दिया। बाबूजी ने सीएम से कहा कि आपने ऐसे कलेक्टर और एसपी रखे हुए हैं कि ये जनता की बात को सुनने में इनको कष्ट होता है। सीएम ने उसका कुछ जवाब नहीं दिया और इन लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई। सीएम सीधी आए, एयरपोर्ट पर उतरे और सारे नेता खड़े हुए थे, सभी नेता माला लिए हुए थे और कलेक्टर एसपी भी। शिवराज सिंह बाबूजी के पास आए, बाबूजी ने उनको माला नहीं पहने, उनसे कहा कि जब आपको हम लोगों की ज़रूरत ही नहीं है, जाइए आप कलेक्टर और एसपी से माला पहन लीजिए। तो बाबूजी की प्रकृति सत्य के साथ जो थी कि उन्होंने कभी अगर बात सत्य है तो झुकना नहीं सीखा, वो बाबूजी के लिए टिकट कटने का सबसे बड़ा कारण बन गया। बीजेपी में आज चापलूसों की ज़रूरत है। बड़े नेता अगर गलत कह रहे हैं तो आप उसमें ये मत पूछो कि आप गलत क्यों कह रहे हो, आप बोलो हाँ उन्होंने बोल दिया ये आम नहीं इमली है, तो आपको इमली बोलना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं बोलोगे तो आप मुख्य धारा से दूर हो जाओगे। यही मेरे पिताजी के साथ हुआ। ये आरोप आप पर लगा है जनता के द्वारा, अचानक आप राजनीति पर आए हैं, तो इन कम समय पर लोगों के बीच कैसे पहुंचेंगे, किन मुद्दों पर पहुंचेंगे, और अभी तक आप कहाँ थे? देखिए, राजनीति एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। राजनीति जब अपन बात करते तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। राजनीति में आम जनता उसी को मानती जो चुनाव लड़े, उसको ये मानती कि ये राजनीति में है। मैं 1990 में 17 साल का हो गया था जब बाबूजी का चुनाव में जानने लायक हो गया था। चूँकि हमारे यहाँ परंपरा थी कि बाबूजी राजनीति में हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, तो जो परिवार के और सदस्य होंगे सब उनकी हर तरह से मदद करेंगे। मैं राजनीति को जानने लायक 1990 से ही हो चुका था। लोगों से मिलना, लोगों की समस्याओं को सुनना, समझना। जरूरी नहीं है कि आप राजनीति में उतरो और दूसरे दिन आप चुनाव लड़ने लगो। पहले आप राजनीति को समझो तो आखिर ये राजनीति है क्या, इसमें आपको करना क्या पड़ता है। तो जब मैं 1990 से आज 2022 तक इन 32 सालों में मैंने उन सब चीज़ों को महसूस किया कि लोगों की क्या परेशानियां होती, लोगों की मदद कैसे की जा सकती है। तो भले मैं सक्रिय राजनीति में, चुनाव की राजनीति में ना हो रहा हूं, लेकिन राजनीति से तो जुड़ा रहा ना। लगभग सभी जानते हैं। आज 6 महीने हुए ना, सब लोग राजन को क्यों जानते हैं? क्योंकि पिछले 32 साल से वो राजन को जानते थे। चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन ऐसा कोई है जिससे आप पूछो कि राजन को जानते हो और कितने दिन से जानते हो, तो वही बोलेगा हम तो बहुत दिनों से जानते हैं। तो सक्रिय राजनीति में, चुनावी राजनीति में भले मैं ना रहा हूँ, लेकिन पिछले 32 सालों से मेरा हर व्यक्ति के साथ जीवंत संपर्क रहा है। इस चीज़ को आप ज़मीन में उतर के पूछ भी सकते हैं। अब आप जब लोगों के बीच में जा रहे हैं तो एक आरोप लोगों के बीच से निकल के आ रहा है कि आप वर्तमान सरकार या पहले की सरकार जो पहले से स्थापित कर चुके हैं, चाहे चुरहट की बात अगर हम विशेषता करें, कांग्रेस इसके पहले थी, वर्तमान में भाजपा है, आप दोनों की नाकामी नहीं बता पा रहे हैं? नहीं, नाकामी किस चीज़ की नाकामी? आप इस तरह से आपको लगता है कि मतलब दोनों सरकारें ठीक ठाक चली हैं क्या चुरहट की सियासत में? देखिए, हर चीज़ों का एक, आप किसी भी उस पर जाओ, 4-5 किसी भी क्षेत्र के 4-5 बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। बिल्कुल। नंबर 1 शिक्षा का क्या स्तर है, स्वास्थ्य का क्या सुविधाएं हैं, बिजली की क्या व्यवस्थाएं हैं, पानी की क्या व्यवस्थाएं हैं, किसानों के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, युवाओं के लिए क्या साधन है, रोजगार के क्या साधन है। जब मैं इन 6 चीज़ों में उतरता हूँ,
जब मैं इन 6 चीज़ों में उतरता हूँ तो जिस तरह से यहाँ के लोग भारत के बड़े बड़े पदों में रहे हैं उस तरह से सुविधा नहीं है। और ये मैं हर चीज़ों को बोलता हूँ, अपने हर सभा में बोलता हूँ, हर लोगों से बोलता हूँ कि जब यहाँ का व्यक्ति मुख्यमंत्री रह चुका हो, केंद्रीय मंत्री रह चुका हो, राज्यपाल रह चुका हो, प्रधानमंत्री दुर्भाग्य से ना बन पाया हो, उस व्यक्ति के रहते शिक्षा की क्या व्यवस्था है? जिला है ना, यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, है क्या? नहीं है। अच्छे स्कूल होने चाहिए, क्या है? नहीं है। हर गांव में आप चले जाइए, वही एक कमरे का कुछ स्पेशल तो होना चाहिए। जब आप स्पेशल हो पूरे मध्य प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए, तो कुछ तो आप स्पेशल करके जाते कि जिससे आपको लोग याद करते। स्वास्थ्य के लिए एक अस्पताल बन गए, बस वही जो सब जगह। क्या पूरे 230 विधानसभाओं में स्कूल नहीं है? वहाँ के लोग तो मुख्यमंत्री नहीं थे, तो भी वहाँ वैसी स्कूल है जैसे चुरहट में है। स्वास्थ्य की वैसी व्यवस्था जैसी चुरहट में हर विधानसभा में। आप अच्छा क्या करके गए? आपने कुछ नहीं किया। किसानों के लिए एक भी कोई ऐसी योजना आप बना के गए? युवाओं के लिए आप ऐसा कुछ रोजगार का साधन छोड़ के गए? तो मैं तो हर सभा में ये सारी चीज़ों को बोलता हूँ कि जो चुरहट ने मौका दिया उस परिवार को 70 साल में 65 साल उन्हीं का परिवार पूरा सत्ता में रहा चुरहट के। तो मैं तो इनकी नाकामियों को, और मैं क्या, जनता अपने आप बोलने लगी है। अब हाल ही में सीधी में एक राजनीति गरमाई थी दशमत रावत पर, उस पर आपकी और आपकी पार्टी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। इससे क्या समझा जाए कि आदिवासी? नहीं, बिल्कुल हमारी पार्टी की प्रतिक्रिया आई। हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती रानी अग्रवाल जी ने विधिवत इसको किया कि ये मनुष्यता नहीं है, मानवीयता नहीं है, जो घटना हुई है बहुत गलत हुई है। तो अब कैसे उसमें किया जाए, क्या किया जाए कि आप लोगों की नज़र तक इस चीज़ में पड़े? आप प्रदेश में भी अपना स्थान अपनी पार्टी में रखते हैं, तो आपका आना जाना नहीं हुआ? नहीं, संवेदनशीलता नहीं दिखाई गई? भाई मैंने सोशल मीडिया में इस चीज़ को लिखा कि ये बहुत गलत है। ये ना मनुष्यता है ना मानवीयता है कि अगर इस तरह की कोई घटनाएं होती हैं। हाँ, दिखावे की राजनीति से थोड़ा मैं बचना चाहता हूँ। दिखावे की राजनीति से मैं बचना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी ने जो किया सिर्फ दिखावा था ना। उनको लहलहाती फसल दिखी कि वोटों की आ गई है तो घर गिराओ, घर गिराओ, घर गिराओ। क्या मिलता है इन सब? जिस व्यक्ति ने गलत किया अगले 5 घंटे में वो गिरफ्तार हो गया, सारी चीज़ें क्लियर हुई है, घटना क्यों हुई, कैसे हुई, सबको पता है। उसके बाद हम दिखावा करने के लिए जाते तो शिवराज सिंह जी उसको भोपाल बुलाए, कांग्रेस पार्टी ने उसका गंगा जल से स्नान कराया, पत्रकार मीडिया पूरे भारत के उसके पास पहुंच गए। अब मैं जाके वहाँ उससे क्या बोलूँगा कि भाई तेरे साथ गलत हुआ? यही सब तो बोल चुके हैं ना। दिखावा करने के लिए वहाँ जाना चाहिए? फिर आप एक आरोप इसी से लगता है कि आप ब्राह्मण भी हैं और कई ब्राह्मण संगठन ने जो आप जिन पर आरोपी की बात कर रहे हैं, आरोपी के परिवार के साथ संवेदनशीलता दिखाई और उनके लिए सहयोग की भावना रखी, तो आप उस परिवार से मिलने नहीं गए कि ठीक है आरोपी एक आरोप तक सीमित है लेकिन उसके परिवार के साथ गलत हुआ? फिर वही बात है, क्या राजनीति को दिखावा बनाना है हमें? हम नई पीढ़ी के लोग हैं, हम उसको दिखावे में नहीं ले जाना चाहते। जनता युवा सब समझते हैं इस चीज़ को। क्या युवा समझते नहीं कि नौटंकी कर रही है कांग्रेस और भाजपा? तो मैं भी उस नौटंकी में शामिल। मैं कुछ नया करने के लिए राजनीति में और समाज में उतरा हूं ना। मेरी सद्भावना है उस परिवार से, आरोपी से नहीं है मेरी सद्भावना, लेकिन उस परिवार से मेरी सद्भावना है। तो मैं बार बार कहता हूं दिखावे की राजनीति बंद करो, जमीन पे उतरो, जमीन पे स्तर पे काम करो जिससे लोगों को फायदा हो। तो क्या कुछ नया देखने को मिलेगा? आप नई राजनीति की बात कर रहे हैं, तो अब क्या जनता को नया देखने को मिलेगा? बिल्कुल, क्या नई व्यवस्थाओं के साथ? मेरा विजन है, मेरा रोड मैप है कि अगर मुझे मौका मिलता है मैं शिक्षा के लिए काम करूंगा। कैसे काम करूंगा? मैं सबसे पहले, अगर मैं विधायक बनता हूं तो सबसे पहले मैं अपने चुरहट विधानसभा में एक आदर्श स्कूल बनाऊंगा जिसकी बिल्डिंग दिल्ली जैसे हो। मुझे बजट जहां से भी लाना पड़े मैं एक अच्छी बिल्डिंग बनवाऊंगा। एक बनवाऊं लेकिन एक बनवाऊंगा। उनके शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए मैं दिल्ली सरकार से गुजारिश करूंगा कि मेरे यहाँ के इन टीचरों को, मैंने ये 25 टीचर चयनित किए, आप इनको दिल्ली बुलाइए, इनको ट्रेन करिए कि हमारे इस स्कूल का रिजल्ट,
100% आना चाहिए। जिस इस स्कूल में अगर एक हो, एक आदर्श बने ना हमारा स्कूल, स्वास्थ्य के लिए मैं बैठूंगा अस्पताल में 2 घंटे बैठूं, देखूंगा कि डॉक्टर कैसे देखते हैं, उनको कौन कौन सी दवाइयां भोपाल से आती हैं और जमीन तक क्यों नहीं बढ़ पाती हैं, मरीजों को क्यों ये बोला जाता है कि जाओ आप बाजार से दवाइयां खरीदो, उनको दवाइयां मिले, डॉक्टर अच्छे से देखे, किसान परेशान ना हो अपने मुआवजे के लिए, किसी भी काम के लिए, पटवारी को घूस ना देनी पड़े अपने सीमांकन के लिए, मैं किसानों के बीच में रहूंगा। नेता अगर चाहे, विधायक अगर चाहे तो क्षेत्र में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन होता क्या है, जीतने के बाद नेताओं का व्यवहार बदल जाता है, उनको क्षेत्र की जनता नहीं, उनकी भोपाल का विधानसभा दिखता है, भोपाल का एसी दिखता है, भोपाल का जलवा दिखता है, वो क्षेत्र में तो रहें। अब इसमें से ये है कि अगर आप कह रहे हैं कि हम प्रयासरत हैं, तो आपको क्या लगता है कि सरकार तो आपकी बननी नहीं वर्तमान राजनीति के अनुसार? ये किसने कहा कि नहीं बन सकती है? कहीं लिखा हुआ है क्या? किसी ने भविष्यवाणी की है? बिल्कुल नहीं है। तो वही चुनावी तैयारियां क्या है फिर आपके? है अब वो सारी प्रदेश स्तर पर अगर हम बात करें तो कुछ चीजें पार्टी के अंदर भी रहने दीजिए। हमारी पार्टी जो कर रही है वो सबको बताना थोड़ा जरूरी है, जनता को तो जानना आवश्यक है। जनता जान रही है, जनता जान रही है, हमारे हर जगह हमारा संगठन तैयार हो रहा है, जनता के बीच जा रहे हैं, हम लोग सब जाते हैं और पूरे विधानसभा में ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं। आप कहेंगे तो जो हमारा मध्य प्रदेश लेवल का ग्रुप है उसमें हम आपको जोड़ देंगे और फिर आप देखिए व्हाट्सएप ग्रुप में कि हमारी क्या तैयारी चल रही है। हम दिखावा नहीं करते हैं, हम जमीन पे काम करते हैं, चाहे हमारी दिल्ली की सरकार हो चाहे पंजाब की सरकार हो, दिखावा नहीं। हम पोस्टर अखबारों में 1-1 करोड़ के वो नहीं छपवाते हैं विज्ञापन, हम काम करते हैं। आज आप देखिए पिछले 6 महीनों में मध्य प्रदेश सरकार ने कितने करोड़ों रुपए का अखबारों में विज्ञापन दे दिया। अखबार के सारे फ्रंट पेज रंगे रहते हैं मोदी और शिवराज की फोटो से। हमारे दिल्ली में ऐसा नहीं होता है और ना हम यहाँ काम कर रहे हैं तो कोई ऐसी चीज़ें हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, सरकार हमारी बनेगी, ये पूरे विश्वास के साथ मैं आपको कह रहा हूँ। अब आप चुरहट की सियासत पर एक आरोप लगा, गोविंद मिश्रा जी सांसद थे, आपके क्षेत्रीय हैं, आप ही के विधानसभा मतलब वहीं पर क्षेत्रीय के हैं वो, फिर भी एक मुलायम सिंह यादव जी का गांव है सैफई, पूरी दुनिया में जाना जाता है। आपके पिताजी सांसद थे तो आप विधानसभा में उतना उन्नत नहीं हो पाया है, फिर ऐसा क्यों? देखिए, जब बाबूजी सांसद थे उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो जितना हम चाहते हैं उतना हम उस सरकार से नहीं ला पाते क्योंकि हम विपक्ष के सांसद रहते हैं। लेकिन उसके बाद भी पिताजी की सक्रियता के कारण आपके रीवा सिंगरौली रेलवे लाइन का काम चालू हुआ। ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, जो भी बातें मैं बोल रहा हूँ ये सब ऑन रिकॉर्ड है, लोकसभा में है, आप पत्र मंगवा सकते हैं, सारी चीज़ें देख सकते हैं। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि जितनी हमारी ताकत थी, जितना मेरे पिताजी की ताकत थी, उन्होंने कहीं कोर कसर नहीं छोड़ी। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, रीवा सिंगरौली में 1980 के बाद 2009 तक कुछ भी काम नहीं हुआ था। 2009 में पहली दफ़े 22 गांवों का सर्वे हुआ और मुआवजा मिलना चालू हुआ। ठीक, सीधी सिंगरौली जो रोड है वो पिताजी के टाइम में मंजूर हुई है, रिकॉर्ड में देख लीजिएगा, शिलान्यास हुआ है, नहीं बन पाई अभी तक, दुर्भाग्य है। चुरहट की मोहनिया से लेके आपकी ये जहाँ भी टोल प्लाजा लगा हुआ है, इसके लिए पिताजी 7 करोड़ रुपए लेके आए थे। चूँकि नहीं हो पाया अच्छे से निर्माण, खराब हो गई। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं। उस समय एनसीएल के थ्रू, एनसीएल का जो फंड सिर्फ 15 किलोमीटर के एरिया में बांटा जाता था, उसको पिताजी उससे पैसा लेके आपके सीधी में ऑडिटोरियम बना हुआ वो पिताजी के द्वारा लाया हुआ। ऐसे बहुत सारे काम जो एक विपक्ष का सांसद कर सकता है अपनी लगन और मेहनत से। सिंगरौली में पेयजल के लिए, मझौली में पेयजल के लिए, ये सारे जगह के सेंट्रल से पैसा लेके आए थे। एनसीएल से सीधी जिले के लिए कम से कम 1000 हैंडपंप लेके आए थे। तो उन्होंने विपक्ष में रहते हुए भी क्षेत्र के विकास के लिए अपना पूरा 100% योगदान दिया है। चूँकि उस समय सोशल मीडिया कमज़ोर था, प्रिंट मीडिया में पिताश्री ज़्यादा नहीं वो रखते हैं कि मेरी बड़ी वाहवाही छपे, तो इसलिए वो आपके पास तक हो सकता है इन सब माध्यमों से ना आ सके, लेकिन ज़मीन पे है।
तो अब तो वर्तमान आपने सड़क की बात की अपने विधानसभा की, हम चूँकि आप विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं इसलिए कुछ सवाल आपके वहाँ से हैं कि आप सड़क की बात कर रहे हैं। वर्तमान में सड़कें बन गई हैं। अभी जब राहुल भैया यहाँ पर आए थे तो उन्होंने उनसे जब ये सवाल किया गया कि आज तक सड़क आप नहीं बनवा पाए, मुख्यमंत्री आपके यहाँ से थे, आप मंत्री थे, आप विधायक थे, तो उन्होंने भी आरोप लगाया सरकार पर, आप भी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। तो जब अगर सरकार नहीं बन पाई तब आप क्या करेंगे? वही समस्या तो फिर से चुराहट विधानसभा में रहेंगे। मैं तो अभी कुछ नहीं हूँ, मैं अभी कुछ नहीं हूँ, नहीं हूँ ना मैं कुछ। बिल्कुल, वर्तमान मेरे पिताजी विधायक थे, सांसद थे वो 7 करोड़ रुपए लाए। कैसे ला पाए? क्योंकि आपको अधिकारियों और मंत्री के पास जाना पड़ेगा। मेरे पिताजी गए और लेके आए। अजय सिंह राहुल जी बताएं वो कितने दफे गए हैं, या वो ये बताएं कि सरकार नहीं सुन रही थी तो कोई पत्र जारी करे ना कि भाई मैंने 1998 से लेके 2018 तक मंत्री को ये पत्र लिखा है, मैंने चीफ सेक्रेटरी को ये पत्र लिखा है। अपनी लापरवाही को सरकार के साथ ढकेलना उनसे अच्छा कोई नहीं जानता है। उन्होंने कभी भी ध्यान नहीं दिया इस चुराहट विधानसभा के ऊपर। अगर वो चाहते तो इन 18-20 सालों में कुछ अच्छा दे देते, कुछ अच्छा दे देते जो दूसरे विधानसभा से अलग होता। वो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे, पूर्व केंद्रीय मंत्री के बेटे, पूर्व राज्यपाल के बेटे, स्वयं पूर्व मंत्री, स्वयं नेता प्रतिपक्ष पूर्व और 6 दफे के विधायक। सोचिए, ऐसा व्यक्ति किसी मंत्री के पास जाएगा तो क्या करेगा? वो खड़ा होगा, चाय पिलाएगा, अरे आप बताइए ना क्या काम है, आप तो इतने वरिष्ठ हैं। किसी भी अधिकारी के पास जाएंगे, अरे आप आइए। उन्होंने कभी प्रयास ही नहीं किया क्या? आप खुद सोचो जरा, ये आप लोग बैठे हैं इनसे पूछो जरा कि कभी उन्होंने प्रयास किया? नहीं किया होता तो यहाँ की दिशा और दशा बहुत चेंज होती। चुराहट विधानसभा के बहुत बड़े व्यक्ति थे। एक छोटा सा विधायक जाता तो कलेक्टर खड़ा हो जाता है। तो वो क्या थे? और आज आरोप लगाते हैं कि सरकारें नहीं सुनती। अरे ऐसा मजाक तो मत करिए। अब आपसे व्यक्तिगत सवाल, आपने जिनसे सदस्यता ली थी वो जेल में है, तो ये ईमानदारी पार्टी कब तक और किस बेस पर ईमानदार आप बताएंगे? देखिए, जेल में डाल देना और जब इस तरह की मोदी सरकार हो तो सब संभव है। आप तो किसी के ऊपर भी कीचड़ उछाल सकते हो। आज अभी यहाँ का टीआई आए और आपको उठा के जेल के अंदर डाल दे, आप क्या करोगे? चूंकि ऐसी परंपरा इस भारत देश में बन चुकी है कि तुम हमारे दुश्मन हो, तो राजनीतिक दुश्मन को वो व्यक्तिगत दुश्मनी में लाने लगे हैं। दिक्कत इस देश की ये हो गई है, मोदी सरकार की दिक्कत ये हो गई है। लेकिन आप बात कर रहे हैं अगर भाजपा सरकार की कि मनमानी चल रही है, किसी को भी जेल में डाल रहे हैं, तो सत्येंद्र जैन, शोभनाथ भारती, निशा सिंह, बलवीर सिंह, नरेश सिंह, अमरतुल्ला खां, विजय सिंगला, जितेंद्र सिंह, ऐसे तमाम लगभग 18 आपके मंत्री और विधायक, क्या सब शिकार हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। जिसने गलत किया, जैसे अभी तात्कालिक समय में मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी, इन 2 लोगों को इन्होंने गिरफ्तार किया। कारण क्या था? सत्येंद्र जैन जी ने विश्व स्तर के मोहल्ला क्लिनिक दिए। उस मोहल्ला क्लिनिक में हर व्यक्ति का एक ऐसा इलाज चालू हुआ, लोगों की परेशानियां कम हुई। तो मोदी सरकार को लगा यार ये हम भारत सरकार में होकर कुछ नहीं कर पाए, और इस छोटे से व्यक्ति ने कोरोना के टाइम वो खुद खड़े होकर कोरोना के मरीजों को, तो जहाँ जिसकी वो बढ़ती है तो बीजेपी की नीति रही है या तो मेरे साथ आओ या तो जेल जाओ। मनीष सिसोदिया जी स्कूलों के लिए इतना अच्छा काम कर रहे थे, विश्व स्तरीय अखबार ने उनके लिए फ्रंट पेज में जगह दी, तो उनको भी किया गया कि तुम सरकार गिराओ और मेरे साथ आओ, नहीं तो जेल जाओ। तो मनीष सिसोदिया जी ने जेल जाना। इन लोगों के ऊपर अगर इतना ही था तो आज साल 1.5 साल हो गए, एक भी आरोप पत्र कोर्ट में आपने फाइल किया, आपने ये बताया कि हमने इनको किस जुर्म में गिरफ्तार किया। सत्येंद्र जैन, होता ये है कलकत्ता में 2 लोग पकड़े जाते हैं, उनके पास करोड़ों रुपए पकड़े जाते हैं, उनसे पूछा जाता है कि ये पैसा किसका है, वो बोल देते सत्येंद्र जैन का है। सत्येंद्र जैन अंदर, ये नहीं कि भाई है भी कि नहीं है, और जिनके पास पकड़ा गया वो आज खुले में घूम रहे हैं। तो भाई पहले तो उनको आप गिरफ्तार करो ना, जिनके पास पैसा, आप कड़ाई से पूछताछ करो, कोई आप प्रूफ निकालो कि इनके पास से पैसा मिला है।
लेकिन नहीं, गोदी मीडिया है वो उस चीज़ को पूरी तरह दबा देती है। जैसे अभी थोड़े दिन पहले ईडी की ने संपत्ति जब्त की 50 करोड़, उसमें संपत्ति इनकी मनीष सिसोदिया जी की कितनी की है? 80 लाख रुपए की। 80 लाख रुपए में क्या है? एक बंगला है और एक उनका घर है, तो बता दिया 50 करोड़। तो ये तो मीडिया है। और अब हमारी दिक्कत हो चुकी है कि हमने मीडिया के ऊपर हम निर्भर हो चुके हैं कि जो खबर हम देखेंगे मीडिया में जो आएगी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो बीजेपी ने चालू करवाई है उसी को हम सत्य मानेंगे। तो हमारे यहाँ अगर किसी ने गलत किया है, अब ऐसे तो आप बोलोगे हमारी पंजाब में सरकार बनी, हमारा स्वास्थ्य मंत्री चौथे दिन 5वें दिन गिरफ्तार हुआ। किसने गिरफ्तार करवाया? भगवंत मान ने गिरफ्तार करवाया। उनकी नज़र में आया कि 1% कमीशन मांग रहा है, उसको जानकारी नहीं हुई, उसके ऊपर रेड करवाई और गिरफ्तार करवाया। तो जो गलत है वो हमारे लिए और हमारी पार्टी के लिए गलत है, हम उसके लिए कभी नहीं कहेंगे। अब हमें तो करनी राजनीति यहीं से है, कोई अंदर से कैसा है ये तो हम नहीं जान सकते ना। हम तो जनता की लड़ाई लड़ने के लिए लोगों को अपने साथ लाते हैं। अगर कोई गलत निकल गया तो भाई वो गलत है तो गलत है, उसमें हम बचाव नहीं करेंगे। चलिए ठीक है, ये होगी राष्ट्रीय स्तर की बात। अगर हम बात करें आपकी, तो आप अब चुरहट में प्रदेश स्तर के मुद्दों पर बात करेंगे, क्योंकि आप प्रदेश का भी नेतृत्व करते हैं, तो आप प्रदेश स्तर पर बात करेंगे कि क्षेत्रीय स्तर के मुद्दों पर आप बात करेंगे और चुनाव पर अपनी सहभागिता दिखाएंगे? हम सिर्फ 6 मुद्दों पे बात करेंगे। हमारे मुद्दे चाहे वो प्रदेश स्तर के हो चाहे चुरहट स्तर के हो। हमारा पहला मुद्दा शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य, तीसरा बिजली, चौथा पानी, 5वां किसान और 6वां युवा। हम इन 6 मुद्दों पर पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे भारत में और पूरे चुरहट में चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि यही 6 चीज़ें हैं। इन्हीं 6 चीज़ों से भारत है, भारत अलग से कुछ नहीं है। पहला युवा, अगर युवा को रोजगार नहीं मिलेगा, युवा नशे की तरफ जा रहा है, उसको दूर करना मेरी प्राथमिकता है। किसानों को उचित मुआवजा, उचित फसल का मूल्य, टाइम पे खाद, टाइम पे पानी नहीं मिल रहा है, टाइम पे मंडी पे उनका अनाज नहीं बिक रहा, ये मेरी प्राथमिकता है। सबको शुद्ध पानी मिले, वो मेरी प्राथमिकता है। बिजली बराबर रहे, कम बिजली का बिल आए, फ्री में मिले, वो मेरी प्राथमिकता है। स्वास्थ्य के लिए लोगों को भटकना ना पड़े, ये मेरी प्राथमिकता है। शिक्षा अच्छी मिले, हम आगे आने वाली पीढ़ी को अच्छा तैयार कर पाएँ, ये मेरी प्राथमिकता। और ये हम भारत, मध्य प्रदेश, चुरहट, हर जगह ये हमारे मुद्दे रहेंगे और इसी पे हम चुनाव लड़ेंगे। अब आप पर सबसे बड़ा और संगीन आरोप जो जनता जनार्दन द्वारा लगाया गया है, आम पब्लिक द्वारा लगाया गया है, इसका रेशियो भी ज़्यादा है। और कई लोगों ने बोला कि इस सवाल को पूछा जाए, आप अप्रत्यक्ष रूप से राहुल भैया के समर्थक के रूप में आप उम्मीदवार तय हुए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादातर वोटर ब्राह्मण वर्ग के हैं, ब्राह्मण वर्ग के प्रत्याशी हैं। जातिगत राजनीति सीधी चुरहट में होती है, तो वो ब्राह्मण वर्ग के वोटर्स डिवाइड होंगे और उनके जगह आपको चुनेंगे, जो कहीं न कहीं भाजपा से नाखुश हैं। उसमें फ़ायदा तीसरी पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी को होगा। उस पर क्या टिप्पणी होगी? देखिए, इस प्रश्न का जवाब, अभी मैं पिछले 6 महीने से सक्रिय हुआ, तो लोग इस 6 महीने को देख रहे हैं और इस तरह की बातें उठा रहे हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी क्या है? भारतीय जनता पार्टी को किसने खड़ा किया हुआ है? हम किस जात से आते हैं? इन सब प्रश्नों में आपको जाना पड़ेगा। आज चुरहट विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी जो आपको दिख रही है, वो किसने खड़ी की है? आज के विधायक ने खड़ी की है, उनके पिताजी ने खड़ी की है, या उनके बब्बा ने खड़ी की है? भारतीय जनता पार्टी को मेरे पिताजी ने चुरहट में खड़ा किया है। उस सामंतवादी युग में भी एक एक कार्यकर्ता निकाला है। इस चीज़ की जानकारी है आपको? तो जब वो पिताजी के कार्यकर्ता थे, पिताजी ने उनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया है, तो मेरे साथ आएंगे कि वर्तमान के अत्याचारी विधायक के साथ जाएंगे? एक चीज़। दूसरी चीज़, कांग्रेस हमारी स्वाभाविक दुश्मन है। क्या स्वाभाविक? मतलब जब से हमने जन्म लिया है, मैंने, और जब से मेरे पिताजी ने राजनीति शुरू की है, तब से वो कांग्रेस एक के विचारधारा के दुश्मन, उनकी सोच सामंतवादी रही है। सामंतवादी का मतलब ये कि गांव का एक व्यक्ति सारे लोगों पे राज करता था। वो कहेगा इस गली से नहीं निकलोगे, या मेरे गांव के, मेरे इधर से नहीं निकलोगे। उस चीज़ को हमने तोड़ा है। वही बात कि ब्राह्मणों के वोट का डिवाइडेशन होगा, तो ये सब चीज़ों में मैं आवाज़ नहीं पड़ता हूँ। आज की युवा जाग चुका है।
मेरे पास हर जात से युवा हैं, उनको जातिवाद से अब कोई मतलब नहीं। ये पहले की राजनीति हुआ करती थी कि ब्राह्मण को वोट देगा, ठाकुर को। मुझे तो बहुत सारे ठाकुर युवाओं के फ़ोन आते हैं और मुझसे कहते हैं कि भैया मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ। कारण क्या? बोले आज मेरे पिताजी 65 साल 70 साल के हो गए, जाते हैं अजय सिंह राहुल जी के पास, उनका व्यवहार ऐसा रहता है जैसे हम लोग बधुआ मजदूर हों। मेरे पिताजी की पूरे समाज में इज्जत है, लेकिन वहाँ जाके वो ऐसे हो जाते जैसे वो कुछ जानते ही नहीं है। मुझे क्या देते हैं अजय सिंह राहुल? सिर्फ जातिवाद का ठप्पा। हमें उनसे निकलना है। तो सब आ रहे हैं, तो आप इस बिल्कुल गलतफहमी में ना आ रहे हैं कि मैं बीजेपी के वोट काटूंगा कि कांग्रेस से काटूंगा। मैं एक नई जनरेशन जो चुराट विधानसभा में है, जिसकी संख्या लगभग 50% युवा नए हैं, वो इन सब मुद्दों पे नहीं। वो ये चाहते कि मेरी बात कौन करेगा, मेरे लिए कौन सोचेगा, मैं जब मुझे ज़रूरत है तो उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। और इस तरह के आरोप प्रत्यारोप राजनीति है, लगते रहेंगे। अब इसी से एक आरोप फिर जुड़ा हुआ है कि आप आम आदमी पार्टी में आए हैं, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं अजय सिंह राहुल भैया, उनकी राजनीति की जो समय सीमा है लगभग आखिरी पड़ाव पर है। तो आप जो एंट्री कर रहे हैं, धीरे से आप कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में भी रुख लेने वाले हैं, ऐसा भी कयास लगाए जाते हैं। इस पर फिर क्या खंडन करेंगे? देखिए, फिर वही बात है, सूत न कपास और लट्ठम लट्ठ। इस तरह की बातें हम क्यों करते हैं? हम जमीन पे काम करें, हम लोगों के लिए काम करें, हमेशा अपने लिए सोचे कि आज बीजेपी, आज कांग्रेस, आज आम आदमी। भाई हम क्यों आए हैं राजनीति में? सिर्फ पद के लिए? जनता से ना जुड़ें, जनता की बात ना करें, जनता की परेशानियां हल ना करें। हमें वो काम करने दीजिए। इस तरह की जो बातें हैं इनको दूसरे नेताओं से आप पूछा करो, क्योंकि उनको सिर्फ पद दिखता है। किस पार्टी में रह के मुझे ये पद मिल जाएगा? मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, मुझे पद का बिल्कुल नहीं है। मैंने अपने जीवन के अच्छे दिन बहुत अच्छी तरह से जी लिए हैं, क्योंकि मैंने अपने पिताजी का 40 साल का संघर्ष देखा है। मुझे लगता है कि मैं लोगों के बीच रहूं, लोगों की परेशानियां अगर मेरे माध्यम से हो जाए हल, तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। तो ये कांग्रेस में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इन सारी चीज़ों को आप छोड़िए। अभी मैं आम आदमी पार्टी में हूँ, जनता के बीच हूँ, जनता के दुख दर्द को दूर कर लूँ, यही मेरे लिए बड़ा सौभाग्य की बात रहेगी। सवालात और इल्ज़ामात का सिलसिला यहीं थमता है। और राजन भैया, आपके कई चहेते यहाँ पर बैठे हुए हैं जिनके खुद के अपने सवाल हैं। तो मैं जनता जनार्दन से निवेदन करूँगा कि आप अपने सवालों के साथ राजन भैया से अपनी बात कर सकते हैं। भैया, आपसे मेरा एक प्रश्न यह था कि जितनी तेज़ी से युवा आपके साथ में जुड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो यह देख रहे हैं कि आप उनके रोज़गार के लिए कुछ बेहतर करेंगे। तो उनके बेहतर रोज़गार के लिए आपका क्या प्लान रहेगा, क्या आपकी योजना रहेगी? इस पे थोड़ा सा। बहुत बढ़िया अमर भाई। मैं चाहता भी हूँ कि मैं अपने युवा साथियों के साथ बैठूँ। क्या है, रोज़गार और व्यापार दो चीज़ें होती हैं। हर व्यक्ति को रोज़गार अपनी इच्छा के अनुसार, व्यापार अपनी इच्छा के अनुसार करना चाहिए। जिसमें मेरा मन लगे मैं वही काम करूँ, दूसरों को देख के अंधी दौड़ में नहीं भागना चाहिए। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैंने इसमें 2-3 चीज़ें सोच के रखी अपने युवा साथियों के लिए कि जो अपना बिंद रीजन है, बिंद रीजन में ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत सारी संभावनाएं हैं कि आप सीमेंट ढुलाई कर सकते हो, आप कोयला ढुलाई कर सकते हो, आप फ्लाई ऐश ढुलाई कर सकते हो। तो मेरे मन में एक विचार आया कि जैसे हमारा एक बघवार में अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री है। चूँकि मैं वहाँ, मेरा ट्रांसपोर्ट का काम काफ़ी दिनों से चल रहा है, मैं इसको बताना चाहता हूँ। तो मैंने वहाँ देखा कि पंजाब से आके 200 ट्रक, सतना से आके 200 ट्रक, मतलब बाहर से आके इतने सारे लोग ट्रक लगा रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो मेरे मन है मैं क्यों नहीं यहाँ 5-5 युवाओं की एक ग्रुप बनाऊँ और उनको एक ट्रक फाइनेंस करा के दूँ, जिसका गारंटर मैं रहूँ। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। जब मैं एक ट्रक फाइनेंस कराऊंगा, उसमें 2 लोगों को तो तुरंत रोजगार मिलेगा, एक ड्राइवर और एक हेल्पर। उसके साथ 5 लोगों की एक समिति बना के कि आप 50-50 हज़ार रुपये जोड़ो, 2.5 लाख 3 लाख रुपए हो गए। बाकी मैं बैंक से बात करके कि जिम्मेदारी मेरी है इन सब लोगों की पेमेंट करने की, और उनके ट्रक में, उन सारे ट्रकों को मैं यहाँ से बोलूँगा कि आप हटाओ। जब मैं अपने यहाँ के लोगों को रोजगार दे सकता हूँ, तो सोचो अगर यहाँ 500 ऐसे लोग, 500 ऐसे ट्रक अगर हमने लगा लिए तो उससे कितने लोगों को फ़ायदा होगा? एक ट्रक से 7 लोगों को।
तो मैं 3500 लोगों को रोज़गार दे सकूँगा। वो अपना ट्रक से सीमेंट ढुलाई करें, उससे उसको भाड़ा मिलेगा। सोचना पड़ेगा, ये नहीं कि हम यहाँ से जीत गए भोपाल, हम क्षेत्र के लिए जीते हैं भाई, हम क्षेत्र में रहे ना। 30 दिन में 2 दिन मीटिंग हो सकती है, 28 दिन तो हम लोगों के बीच रहें। मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मैंने बिजनेस किया है, मैं उन सब के बीच में जाके इस चीज़ को रखूँगा, मैं एक मिसाल रखूँगा इस चीज़ के लिए। दूसरी चीज़, यहाँ के कई युवा बाहर काम करने के लिए जाते हैं। भाई एक विधायक उस फैक्ट्री में जाए ना, कि देखे ना कि हमारे यहाँ के 100 लोग काम कर रहे हैं, इनकी क्या स्थिति है, इनको रहने के लिए कहाँ है, खाने के लिए क्या है, इनकी सैलरी कितनी है। और फिर जब एक विधायक उस फैक्ट्री मालिक से मिलेगा कि भाई मेरे क्षेत्र के 100 लोग हैं, क्या तुम 100 लोगों को और रोजगार दे सकते हो, मैं उसके लिए उनसे बात करके यहाँ पहले ट्रेनिंग सेंटर खोल सकता हूँ, कोई बड़ी डिग्री नहीं। उन्होंने सोचा जनता के बीच रह के कि हम इन युवाओं को, इन लोगों को कैसे काम, सबको नौकरी सरकारी नहीं मिल सकती है, सबको घर बैठे की नौकरी नहीं मिल सकती है, मेहनत करे युवा, मैं उनके साथ हूँ और उनकी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी हो। सब आदरणीय भैया जी, अगर मध्य प्रदेश में आपकी कुछ कम सीट अगर आती है तो आप किस पार्टी का सपोर्ट करेंगे? क्योंकि मध्य प्रदेश में तो आप देख रहे हैं, अगर किसी की भी अगर सरकार बनती है, इसके बाद सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, गद्दार 1-2 दफ़े ही पैदा होते हैं। वो गद्दार थे जो बिक गए, और वो तो परिवार ही गद्दारों का था। कभी झांसी की रानी के साथ गद्दारी की, अब उसने कांग्रेस के साथ मुझे उसमें नहीं पड़ना है। मैं तो पूर्ण विश्वास और आशावादी व्यक्ति हूँ। मैं आशा रखता हूँ कि मध्य प्रदेश की जनता हमें पूर्ण बहुमत के साथ बनाएगी, इसलिए भविष्य की बातों को भविष्य में रहने दिया जाए। अभी हम सिर्फ इतना विश्वास रख रहे हैं कि हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। आदरणीय भैया जी को नमस्कार। मेरा एक क्वेश्चन सवाल है, मतलब काफ़ी चर्चित में मैं रहता हूँ, जो युवाओं के साथ मैं काफ़ी मेरा लगाव रहता है। तो मेरा क्वेश्चन भैया जी से ये है कि जनता पूछती है, युवा पूछते हैं कि अभी तो ठीक है, व्यवहार अच्छा है राजन भैया का, लेकिन जब विधायक बन जाएंगे तो जैसे सभी नेता बदल जाते हैं, ऐसे लगता है वो भी बदल जाएंगे। और जैसे एक सवाल अंकित सर जी ने पूछे थे कि बाद में समर्थन मिल जाता है कांग्रेस पार्टी को, राहुल भैया को, तो ऐसे पूछते पूछते जैसे हमसे बातें होती थी, लेकिन बोलते अगर बन भी गए विधायक तो शायद है कि फिर से भोपाल दिल्ली उनका भी आना जाना हो जाएगा और हम लोग फिर से बिछड़ जाएंगे राजन भैया से। देखिए, इस प्रश्न में नेता के प्रति विश्वास और अविश्वास झलकता है। जब आप हमारे ऊपर विश्वास कर रहे हो तो पूरा विश्वास करो ना। दूसरों के ऊपर तो आप विश्वास कर चुके हो ना, अब एक थोड़ा तो मौका दो। दिल्ली भोपाल मैं बहुत घूम चुका हूँ, दिल्ली भोपाल ही नहीं, बेंगलोर भी, मतलब भारत के कई शहर घूम चुका हूँ। हर चीज़ की एक लिमिट होती कि आदमी कितना घूमेगा। चूँकि मैं व्यापार के लिए घूमता था, कोई मेरा घूमने का शौक़ नहीं है। और फिर जनता के बीच रहने का जो आनंद है, वो आनंद, उससे बड़ा आनंद कुछ नहीं है। देखा भी तो ये भी तो जाए ना कि पिताजी तो कहीं नहीं जाते हैं, कहीं महीनों दिल्ली ना जाए, कहीं महीनों भोपाल ना जाए। अब इतना विश्वास तो युवा साथियों को करना पड़ेगा। रही बात समर्थन की और ना समर्थन की, पहले कुछ चीज़ों को आप लोग तैयार करिए, उसके बाद आगे अपन उस पर चर्चा करेंगे ना। मैं दुनिया या देश छोड़ के तो नहीं जा रहा हूँ, इसी बीच रहूँगा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत और पूर्ण विश्वास रखिए कि आपके साथ हूँ और भविष्य में बहुत अच्छे ढंग से रहूँगा। आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला यहीं पर थमता है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयुक्त सचिव अनिल मिश्र राजन भैया पर जो भी आरोप लगाए गए, जो भी प्रत्यारोप का सिलसिला यहाँ पर हुआ, उस पर क्या सज़ा और क्या यहाँ से बाइज्जत बरी होंगे राजन भैया, वो फैसले के लिए हम आज के जज संजय मिश्रा से निवेदन करेंगे कि आज का फैसला सुनाया जाए। अनिल मिश्र राजन जी के ऊपर जो भी आरोप लगाए गए थे, उन्होंने अपने आरोपों का तर्कसंगत एवं सभी आरोप उनके निराधार पाए गए, जिसके आधार पर आज की अदालत उनको बाइज्जत बरी करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला यहीं पर थमता है। आदरणीय
अनिल मिश्र राजन भैया यहाँ आज के विंद की कचहरी से बाइज्जत बरी होते हैं। फिर किसी नए चेहरे के साथ, फिर किसी नए मुद्दों के साथ, किसी नए व्यक्तित्व के साथ आप सभी से मुखातिब होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।